हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। तो आज बच्चों हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लूकोज के टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं और ग्लूकोज कितने प्रकार की स्ट्रक्चर जो है, मतलब ग्लूकोज की विवृत संरचना और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज के परीक्षण की, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म हो चुके थे और आप लोग इतने तो होशियार है कि आप लोगों को उपयोग पता होंगे। तो भाई आप लोग अब हेडिंग लगाइए ग्लूकोज के परीक्षण। ठीक है, तो क्या होगा? ग्लूकोज के परीक्षण। बात समझ गए? तो भाई ग्लूकोज के परीक्षण वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ परीक्षण आपको हम बता रहे हैं। पहला परीक्षण जो होता है वो होता है बेटा टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। क्या होता है? टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। यह आपका होता है टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। एक ये होता है, तो सबको पता होगा जब ग्लूकोज क्या करता है, टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो बेटा रजत दर्पण देता है। कल के वीडियो में हमने रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका जो है उत्तर जो है, ठीक है, वो वीडियो को देखिए और वहाँ से आप लोग क्या करिए, इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो उत्तर क्या होगा भाई? ये रजत दर्पण देता है। मतलब अगर रजत दर्पण देगा तो ग्लूकोज जो होगा वो क्या होगा, मतलब टालेन टेस्ट देगा। ठीक है, समझ गए? तो हमने कहा ग्लूकोज का परीक्षण, तो अगर ग्लूकोज जो होगा टालेन अभिकर्मक के, मतलब रजत दर्पण देगा टालेन अभिकर्मक के साथ, तो मतलब ग्लूकोज संभव है। ठीक है, दूसरा बेटा हो सकता है बी। क्या हो सकता है? फेहलिक विलयन से क्रिया। तो फेहलिक विलयन से भी ये क्रिया करके क्या करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का बेटा क्या करता है, लाल अवक्षेप, रेड पीपीटी प्रेसिपिटेट देता है। मतलब यह भी क्या करता है, ग्लूकोज को उपस्थित करने का काम करता है। ठीक है, तो दो रिएक्शन आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षण है उसका नाम है बेटा मालिस परीक्षण। क्या नाम है? मालिस परीक्षण। ठीक है, बात समझ गए? मालिस परीक्षण क्या है, इसको चलिए तो अब हेडिंग लगाइए आप लोग मालिस परीक्षण। ठीक है, समझ गए? मालिस परीक्षण क्या होता है, इसको चलिए पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि मालिस परीक्षण क्या है। ठीक है, देखिए भाई मालिस परीक्षण क्या होता है, इसको चलिए एक बार समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परखनली लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमको क्या करना है, हमको बेटा ग्लूकोज का परीक्षण करना है। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है, ये आपका ग्लूकोज होता है। तो हम क्या करेंगे, जिसका हमें परीक्षण करना है उसका जलीय विलयन, तो किसका बेटा? ग्लूकोज का। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो क्या हो गया बेटा? ग्लूकोज का जलीय विलयन। हमने कहा जिसका परीक्षण, जिस कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करेंगे, एक परखनली में लेंगे और वो किसका लेंगे, उसका जलीय विलयन लेंगे। ठीक है, तो हमने ग्लूकोज का जलीय विलयन इस परखनली के अंदर क्या किया, डाल दिया। दूसरी बात हम क्या करेंगे, एक आता है अभिकर्मक जिसको आप कहते हैं मालिस अभिकर्मक। क्या कहते हैं बेटा? मालिस अभिकर्मक। तो मालिस अभिकर्मक होता क्या है? मालिस अभिकर्मक जो होता है वो अल्फा नेफ्थॉल, क्या होता है, नेफ्थॉल। ठीक है, अल्फा नेफ्थॉल का कैसा, एल्कोहलिक विलयन होता है। कैसा होता है? अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन। भाई अल्फा नेफ्थॉल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग इस तरीके से हो और ये आपका इस तरीके से हो और यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हो, OH, तो ये बेटा क्या होता है, अल्फा नेफ्थॉल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का जलीय विलयन लेंगे, ग्लूकोज के जलीय विलयन को परखनली में डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद लगभग 2 ml, कितना बेटा, 2 ml क्या करेंगे, अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन लेंगे, उसको इसके अंदर डालेंगे। फिर क्या करेंगे, एक दूसरी परखनली की सहायता से, जैसे मान लिया ये परखनली है,
तो दूसरी परख नली की सहायता से इस परख नली की दीवार के सहारे, ठीक है, ये जो परख नली पहली है, पहली वाली परख नली की दीवार के सहारे इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, इसके अंदर H2SO4 की कुछ बूंदें डालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, H2SO4 की कुछ बूंदें डालेंगे। बात समझ गए। तो जैसे ही H2SO4 की कुछ बूंदें डालेंगे क्या होगा, दो द्रवों के मध्य में, दो द्रवों के मतलब एक नीचे और एक बेटा ऊपर का द्रव, तो दो द्रवों के मध्य में एक बैगनी रंग का, किसका बेटा, बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग का वलय प्राप्त होगा। तो अगर ये बैगनी रंग का वलय प्राप्त होता है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, उपस्थित दर्शाता है, या ग्लूकोज की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है, ठीक है। तो हमने आपसे क्या कहा है, हमने आपसे कहा है बेटा कि सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज का जली विलयन लेंगे, तो ग्लूकोज के जली विलयन को इसमें डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 ml अल्फा लिप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन, अल्फा लिप्थॉल होता क्या है ये आपके सामने लिखा है, तो 2 ml अल्फा लिप्थॉल का, ठीक है, विलयन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, या इसको 42 अभिकर्मक भी कह सकते हो। फिर इसके बाद एक दूसरी परख नली की सहायता से इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ बूंदें इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बूंदें परख नली में डालेंगे क्या होगा, इस परख नली के अंदर दो द्रवों के मध्य, कितने बेटा, दो, ठीक है, द्रवों के मध्य क्या होगा, एक बैगनी रंग का छल्ला उत्पन्न होगा या वलय बनेगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज के उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है, ठीक है, समझ गए। तो अब इसको हम कैसे थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं उसको चलिए एक बार समझ लेते हैं। बात समझ गए बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये ग्लूकोज के साथ साथ सभी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बोहाइड्रेट का बेटा ये क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है, चाहे जो हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, माल्टोज हो, सेलुलोज हो, गैलेक्टोज हो, स्टार्चियोस हो, मैडोज हो, कुछ भी हो, A to Z सभी का ये बेटा क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका परीक्षण होगा, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक परख नली में क्या करते हैं, ग्लूकोज का जली विलयन लेते हैं और उसमें कुछ मात्रा में लगभग 2 ml अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहलिक विलयन अर्थात 42 अभिकर्मक को लेते हैं और इसके अंदर मिलाते हैं, तथा एक दूसरी परख नली की सहायता से पहली परख नली की दीवार के सहारे क्या करते हैं, उसमें H2SO4 की, ठीक है, कुछ बूंदों को, ठीक है, डालते हैं। तो जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, दो द्रवों के मध्य एक बैगनी रंग का वलय या छल्ला प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस परीक्षण को हम क्या कहते हैं, इस परीक्षण को बेटा 42 परीक्षण कहते हैं। अगर बैगनी रंग का छल्ला बच जाता है तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, समझ गए। दूसरी बात, इस परीक्षण को बेटा रिग परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, कैसा, रिग परीक्षण, ठीक है, बात समझ गए, हमने लिख दिया है। तो इस परीक्षण को हम बेटा क्या कहते हैं, रिग परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से और समझ लीजिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बाद, ग्लूकोज के परीक्षण के बाद अब हम देखेंगे ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना में सबसे पहले हमको पढ़नी होगी कैसी, ग्लूकोज की विवृत संरचना। कैसी बेटा, ग्लूकोज की विवृत संरचना, ठीक है, बात समझ गए। तो भाई ग्लूकोज की कैसी होती है विवृत संरचना, उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो ग्लूकोज की विवृत संरचना बेटा कुछ ऐसी होती है, यह आपका ऊपर CHO ग्रुप पाया जाता है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 CH2OH यह आपका होता है। तो यहाँ पर बेटा आपका OH होता है, यह आपका H होता है, यह आपका OH होता है, यह आपका H होता है, यह आपका क्या होता है, H होता है, यह आपका OH होता है और यह आपका OH होता है और यह आपका H होता है। तो ये ग्लूकोज की क्या होती है, विवृत संरचना होती है। अब जो ग्लूकोज की विवृत संरचना होती है इसमें पूछता है कायरल कार्बन बताओ, क्या पूछता है बेटा, कायरल कार्बन, ठीक है, बात समझ गए। तो ग्लूकोज की विवृत संरचना में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कायरल कार्बनों की संख्या बताइए। तो ग्लूकोज की विवृत संरचना जो होती है इसमें जरा एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसको चलिए इसको ऐसे कर देते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए कायरल कार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी,
ठीक है, क्या होता है, कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है, ठीक है, वो डिफरेंट कंपाउंड के द्वारा या ग्रुप या एटम के द्वारा, बात समझ गए। ऐसा आपका कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है, ग्रुप या एटम के द्वारा, बात समझ गए। हमने यहां पर लिख दिया ग्रुप या फिर बेटा एटम। तो ग्रुप या एटम के द्वारा क्या होती है, कंप्लीट होती है, उस कार्बन को बेटा हम कायरल कार्बन या असममित कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या असममित कार्बन। तो पहले कार्बन को देखते हैं। तो पहले कार्बन पे बेटा हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तो हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा, ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद इसको देखते हैं। तो इतना बड़ा ग्रुप, इसमें CHO लगा है, एक कायरल हो गया। दूसरा यहाँ पर OH है, तीसरा H है, चौथा ये इतना ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप कैसा होगा बेटा, कायरल होगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर। तो इस कार्बन को देखिए, इसमें इतना बड़ा ग्रुप है, ऊपर नीचे ये इतना बड़ा ग्रुप, इधर OH इधर H, मतलब ये वाला कार्बन भी कैसा है बेटा, कायरल है। इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन में इधर OH है, इधर H है, इधर ये ग्रुप है और नीचे ये ग्रुप, तो ये भी कैसा हो गया, कायरल हो गया। इसको देखिए, इधर OH है, इधर H है, इधर CH2 है, ऊपर इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये कार्बन भी कैसा हो गया, कायरल हो गया। इसको देखिए, इसमें ऊपर इतना बड़ा ग्रुप, इधर OH है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एक ऐसा होगा एक ऐसा। तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन एक जैसे, मतलब ये कार्बन कैसा नहीं होगा बेटा, ये कार्बन जो होगा आपका कायरल नहीं होगा। तो ग्लूकोज में कितने कायरल का हो गए, 1 2 3 4। तो मतलब ग्लूकोज की विवृत संरचना में जो कायरल कार्बन है वो कितने हैं बेटा, 4 है, बात समझ गए, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज की विवृत संरचना में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी है बेटा, 4 है। अब देखिए, जब कायरल कार्बनों की संख्या 4 होती है तो उसके समावयवी भी कुछ होते हैं, समावयवी, ठीक है, समावयवी। तो समावयवी क्या होते हैं भाई, समावयवी होता है 2 की पावर n, और जहां पर n बराबर क्या होता है, कायरल कार्बन, क्या होता है, कायरल कार्बन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ग्लूकोज के कितने समावयवी संभव होंगे, तो भाई 2 की पावर n और n बराबर नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो ग्लूकोज के टोटल नंबर ऑफ 16 आइसोमर जो होंगे वो पॉसिबल होंगे, ठीक है, समझ गए। ग्लूकोज के कितने बेटा, 16 आइसोमर जो होंगे वो अभी तक पॉसिबल हो सके हैं, ठीक है। और जो 8 होंगे, मतलब 8 जो होंगे वो डी फैमिली से बिलोंग करेंगे, और जो 8 होंगे वो आपके बेटा एल फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है, बात समझ गए। 8 जो होंगे वो डी फैमिली से बिलोंग करेंगे, 8 जो होंगे वो एल फैमिली से। अब कहेंगे सर ये डी और एल क्या होता है, तो देखिए बेटा, नीचे से जब OH होता है राइट साइड में, जब नीचे से OH होता है राइट साइड में, तो उसको हम डी कहते हैं, क्या कहते हैं, डी। और जब नीचे से पहले कार्बन पर OH होता है लेफ्ट साइड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज। तो अगर बात करें इसके बारे में, तो ये कैसा होगा, ये होगा डी। क्यों, क्योंकि जो OH है वो राइट साइड में है, और ये बेटा है क्या, ग्लूकोज, ठीक है, बात समझ गए। तो इसका नाम क्या होगा, डी ग्लूकोज होगा, बात समझ रहे, ठीक है। तो टोटल इसके 16 नंबर ऑफ आइसोमर जो होंगे वो पॉसिबल होंगे, और उसमें से बेटा 8 जो होंगे वो डी ग्लूकोज होंगे, और जो 8 होंगे वो एल ग्लूकोज होंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक बिल्कुल। तो ग्लूकोज की विवृत संरचना के बारे में ये सब बातें हो गई है। अब थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस और कर लेते हैं, और क्या करेंगे, देखिए ग्लूकोज की जो विवृत संरचना थी वो कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाई थी। जैसे इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्लूकोज की जो विवृत संरचना थी वो बेटा कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाई थी। कौन सी थी उसको जरा समझिए, यहाँ पर व्याख्या नहीं कर पाई, व्याख्या नहीं कर पाई, क्या व्याख्या नहीं कर पाई थी, देखिए समझिए। पहली व्याख्या क्या थी, पहली व्याख्या बेटा थी, पहली व्याख्या थी कि यह नंबर 1, यह सिर्फ अभिकर्मक के साथ, सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं देता है। कैसा बेटा, गुलाबी, गुलाबी, ठीक है। इसका रीजन क्या था, गुलाबी रंग नहीं देता। भाई समझो, वैज्ञानिकों ने कहा, मतलब हम जैसे ही
हम जैसे समझ लो, हम जैसे लोगों ने कहा कि यार इसमें CHO ग्रुप है और CHO ग्रुप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में है विवृत श्रृंखला में, लेकिन फिर भी यह सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या कहा, दूसरा कहा यह NH3 और बेटा सोडियम बाईसल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं देता है। क्या करता है, योगात्मक उत्पाद नहीं देता है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। तो कहा कि यार बात तो सही तुम कह रहे हो कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप पाया गया है। ठीक है, ग्लूकोज की विवृत संरचना में CHO ग्रुप पाया गया है, लेकिन फिर भी यह सिर्फ क्षार के साथ गुलाबी रंग नहीं दे रहा है और NH3 के साथ बेटा योगात्मक उत्पाद नहीं दे रहा, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद नहीं दे रहा। तो इन्होंने कहा यार चलो इसकी क्या करते हैं भाई, इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हम आते हैं कहाँ पर बेटा, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पर। ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ से खत्म होती है ग्लूकोज की विवृत संरचना। अब बात करेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में। चलिए भाई बात कर लेते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, देखते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना क्या होती है। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए, हेडिंग नंबर B, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना। और इन गुणों की व्याख्या किसने की बेटा, इन गुणों की व्याख्या की चक्रीय संरचना ने, जो आपके क्वेश्चन हमने पूछे थे। ठीक है, बात समझ गए। तो कापी कलम तो वैसे भी निकाले होंगे, फटाफट फटाफट आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाते रहिए। समझ गए बेटा। चलो भाई देखो, अब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले बेटा लिया गया ग्लूकोज। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया H। ठीक है, 2 3 4 5 और एक ये आपका 6 और ये आपका हो गया CH2OH हो गया। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर भाई क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा OH, ये आपका क्या होगा H, ये आपका क्या होगा OH, ये आपका क्या होगा H, ये आपका क्या होगा H, ये आपका क्या होगा OH, ये आपका क्या होगा OH और ये आपका क्या होगा H होगा। ठीक है, ये ग्लूकोज की संरचना हो गई। अब ये ग्लूकोज है कौन, देखो नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर D है क्योंकि नीचे से पहले कार्बन पर D और है क्या ग्लूकोज, तो ये हो गया D ग्लूकोज। समझ गए। अब हमको क्या करना है भाई, इसके अंतर्गत कुछ स्ट्रक्चर बनानी है, उसको समझो आप लोग कायदे से। हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, इसको नंबरिंग की। तो कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब देखो उन्होंने क्या किया बेटा, किया ये जो ग्लूकोज है, ये वाला जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें C=1 की अभिक्रिया उन्होंने C=5 नंबर पर उपस्थित कार्बन से करवा दी। ठीक है, ये जो C=5 पर उपस्थित कार्बन का जो OH है, इसकी अभिक्रिया बेटा उन्होंने C नंबर 1 से करवा दी। तो जब C नंबर 1 से करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, ये आपको पता होगा, एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड O है, अगर इन इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा, बीच का बॉन्ड टूटेगा। जब बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। जब कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो हमको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन के बीच में जो बेटा बॉन्ड बना हुआ है, उसमें भी जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा। जब ऐसा किया तो ये जो हाइड्रोजन पर प्लस था, ये प्लस जाके कहाँ जुड़ गया, ये प्लस जाके जुड़ गया यहाँ पर OH माइनस को। तो इस माइनस को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब इस माइनस को खत्म किया तो अब इसका भाई ऑक्सीजन, मतलब इसका जो प्लस है वो तो खत्म नहीं हुआ और इसका माइनस नहीं खत्म हुआ, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, ये तो चला गया। तो ये प्लस जो था वो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसका माइनस खत्म और इसका प्लस खत्म। जब ऐसा कुछ हुआ तो एक बात हो गई, इसमें आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया भाई। वो बात क्या हुई, इसको जरा कायदे से देखो। इस कार्बन को अब हमने एक नया नाम दे दिया, कायरल कार्बन। ठीक है, क्या दे दिया, कायरल कार्बन। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए हमने कहा क्योंकि देखो अभी जब ग्लूकोज की हमने विवृत संरचना बताई थी तो उसमें बताया था कि ये वाला कार्बन जो होता है वो कायरल नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा था ऑक्सीजन और यहाँ पर जब दो संयोजकता एक ग्रुप से होगी तो बेटा उसको हम कायरल नहीं कह सकते। लेकिन अब जरा इस कार्बन को देखो, अब ये कायरल कार्बन हो गया। अब ये जो कार्बन है वो कैसा हो गया, कायरल हो गया। कैसे भाई, देखो एक संयोजकता OH के द्वारा, दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा, तीसरी संयोजकता इतने बड़े बल्कि ग्रुप के द्वारा और चौथी संयोजकता देखो इस ऑक्सीजन के द्वारा।
तो 4 की चारों संयुक्ताएं देखो अलग अलग परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट हो गई। अब जब ये कायरल कार्बन हो गया तो बेटा जैसे ही कार्बन कोई कायरल होता है तो आपके पास 2 चॉइस हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 2 चॉइस हो जाती है। चॉइस ये होती है कि एक बार इस OH को इधर कर सकते हो और एक बार इस OH को इधर, मतलब एक बार बेटा इस OH को, ठीक है, कहाँ ले जा सकते हो? राइट ले जा सकते हो, और एक बार कहाँ ले जा सकते हो? लेफ्ट ले जा सकते हो। अगर OH को राइट ले जाओगे तो इसको हम अल्फा कहते हैं, अगर OH को लेफ्ट ले जाओगे तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बीटा कहते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, इस OH को राइट कर देते हैं और एक बार इस OH को लेफ्ट कर देते हैं। तो जब OH को क्या करोगे? राइट करोगे तो कैसा होगा? ये होगा C, ये हो जाएगा OH, ये इधर से H होगा तो इसको हमने कर लिया H, नीचे बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया C, ये आपका क्या हो गया? OH हो गया, ये आपका क्या हो गया? H हो गया, ये आपका क्या हो गया? C हो गया, ये आपका H हुआ, ये आपका OH हुआ, ये आपका क्या हो गया बेटा? C हो गया, ये आपका OH हो गया, ये आपका क्या हुआ? H हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ? C हुआ, ये आपका क्या हुआ? H हुआ, और ये आपका CH2OH हुआ। समझ गए? और बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ दिया और इसको बेटा इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, समझ गए बिल्कुल कायदे से। तो अब देखिए इसमें OH को इधर जोड़ा तो ये अल्फा हो गया, ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है वो प्रकाश की किरणों को क्लॉकवाइज दर्शाता है तो इसलिए प्लस। अब ये अल्फा हो गया और ग्लूकोज है क्या? ये हो गया D, और था क्या? प्लस, तो अल्फा D प्लस, और है बेटा क्या? ग्लूकोज, तो इसका नाम क्या पड़ गया? अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अब हमारे मार्कर को थोड़ा प्यास लगी है तो इसको पानी पिला देते हैं। ठीक है, बात समझ गए? तब तक आप लोग जो है इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट तरीके से। ठीक है, तो भाई हमारा मार्कर जो है पानी पी करके रेडी हो गया है। तो अब आगे देखते हैं। अब बेटा इसको देखिए जरा, अब इसको जरा हम हटा रहे हैं तो अब इस OH को राइट साइड में तो ले गए, अब की बार कहाँ ले जाएंगे? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इसको भाई देखो कैसे ले जाएंगे? लेफ्ट साइड में। अब इस OH को इधर लाएंगे तो ये होगा C और ये हो जाएगा OH, और अब की बार H आ जाएगा राइट में। बाकी नीचे का एज इट इज उतार दीजिए तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा आपका H, ये होगा C, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये H होगा, ये आपका क्या होगा? OH होगा, ये आपका होगा C, ये आपका OH, ये आपका क्या होगा? H, ये आपका होगा C, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेटा इस तरीके से O। ठीक है, समझ गए? और ये हो जाएगा CH2OH, और ये आपका क्या हो गया? H हो गया। ठीक है, और ये इस तरीके से हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। बात समझ गए? अब इसको एज इट इज जैसे पहले था वैसे बना देते, क्योंकि इसको हमने समझाने के लिए आपको बताया था कि ये संरचनाएं किस प्रकार से आई है। तो यहाँ पर बेटा क्या था? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, ये आपका H था, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 था, और ये आपका क्या था? OH। तो इससे बन गई ये 2 संरचनाएं। अब इस संरचना को बेटा क्या कहेंगे? अब इसमें देखो, इसमें लेफ्ट साइड है तो इसको हम कहेंगे बीटा, और था क्या? D था, ठीक है, होता क्या है? प्लस, और है क्या? ग्लूकोज, तो ये नाम क्या होगा? बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो ये बेटा आपका हो गया बीटा D प्लस ग्लूकोज हो गया। ठीक है, क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर बेटा ग्लूकोज की ये बन गई है चक्री संरचना है। तो ग्लूकोज की चक्री संरचना में कायरल देखिए एक ये क्रिएट हो गया नया। तो ग्लूकोज की चक्री संरचना में विवृत संरचना में कायरल कार्बन कितने थे बेटा? कायरल कार्बन थे 4, लेकिन अब ये कायरल एक बढ़ गया। तो जब कायरल बढ़ेगा तो अब की बार कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो क्वेश्चन यहां से नया बन सकता है कि ग्लूकोज की विवृत संरचना में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? कायरल तो 4 होते हैं, और ग्लूकोज की चक्री संरचना में बेटा कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से 2 बन गई। और इन स्ट्रक्चर जो है हमारी बनी हुई, इन स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रेक्षण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिशर प्रेक्षण सूत्र कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? क्या कहते हैं? फिशर प्रेक्षण सूत्र कहते हैं। बात समझ गए? तो नोट कर लीजिएगा, अगर फिशर प्रेक्षण सूत्र पूछता है तो आप इसी को बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया फिशर प्रेक्षण सूत्र। और इसी के आधार पर ठीक है, एक हावर्थ थे। हावर्थ ने क्या किया था? हावर्थ ने एक संरचना बना दी थी जो कि आधारित है बेटा पायराल पर।
तो पायराल पर आधारित संरचना दी थी, इसीलिए अब इनके आधार पर हम एक संरचना पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पायराल। ठीक है, बात समझ गए। अब एक संरचना हम पढ़ेंगे पायराल के आधार पर संरचना। तो अब आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं ग्लूकोज की पायराडोज संरचना। ठीक है, ग्लूकोज की पायराडोज संरचना। यहां पर हम लिखे दे रहे ग्लूकोज की पायराडोज संरचना। ठीक है, या फिर बेटा अभी हमने इसको क्या बताया था, हावर्थ। ठीक है, हावर्थ सूत्र। तो इस तरीके से, अच्छा, ग्लूकोज की जो पायरा संरचना होती है वो आधारित किस पर बेटा, पायराल पर। इस तरीके से ये आपका होता है पायराल, तो इस पर आधारित है। तो चलो पहले इसके आधार पर इसकी और इसकी संरचना को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको कायदे से जरा देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बेटा हमको यहां पर लेना होगा पायराल। तो ये आपका हो गया पायराल। ठीक है, समझ गए। एक ये हो गया, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये आपका, और एक दूसरा हो जाएगा आपका ये। ठीक है, बस टुर्रम करते रहे तो टुर्रम टाटी टूट। अब देखो इसको गिनो जरा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा बेटा 6। इसमें जरा गिनिए कार्बन, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, ये आपका होगा 3, ये होगा 4, ठीक है, ये होगा 5। मतलब 5 कार्बनों से रिंग बनेगी। इसमें भी ऐसा कर लीजिए, तो ये होगा 1, इसमें बेटा होगा 2, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा आपका 5। तो इस तरीके से 5 हो गए। अब पहले इसका बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्फा। तो ये अल्फा हो गया, है क्या डी, होगा क्या प्लस, तो अल्फा डी प्लस। और ग्लूकोज आधारित किस पर है बेटा, पायराडोज पर। तो ग्लूकोज और आधारित ये संरचना किस पर है, पायराडोज पर आधारित है। तो इसलिए इस संरचना को क्या कहेंगे, इस संरचना को ग्लूको पायराडोज कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लूको पायराडोज। तो ये पहली संरचना क्या हो गई, पहली संरचना अल्फा डी प्लस ग्लूको पायराडोज। और इस संरचना को क्या कहोगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, तो इसको कहोगे बीटा डी प्लस ग्लूको पायराडोज। तो आपका क्या हो गया, बीटा डी प्लस ग्लूको पायराडोज हो गया। समझ गए। ठीक है, तो इसको भाई चलिए इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, लेकिन आप लोग समझ गए। अभी आप इसका लिख देंगे, क्या होगा भाई, बीटा डी प्लस ग्लूको पायराडोज। तो होगा बीटा डी प्लस ग्लूको पायराडोज हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इधर वाला जो है उसको ऊपर कर दीजिए, इधर वाला जो है उसको नीचे कर दीजिए। तो H है तो ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला आपका H नीचे हो जाएगा। इस पर देखिए ये H हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका OH हो गया। इस पर देखिए ये आपका OH हो गया, ये आपका क्या हो गया, H हो गया। 4 पर आइए, ये आपका क्या हो गया, H हो गया, ये आपका क्या हो गया, OH हो गया। 5 पर आइए, अब 5 में समस्या, क्योंकि इधर तो आपका ऑक्सीजन और इससे क्या बन गई, रिंग बन गई। तो भाई एक काम करेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसको कर देंगे ऊपर। तो ऑब्वियसली भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, क्योंकि इसमें कार्बन है, तो इसको ऊपर करेंगे तो ये होगा CH2OH और ये आपका H नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये बन गई ग्लूकोपायराडोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायराडोज, जो कि इसका क्या है बेटा, हावर्थ सूत्र है। अब इसको चलिए देख लेते हैं। तो इसको कैसे करोगे, इसमें H ऊपर होगा तो ये आपका H हो गया, ये आपका क्या हो गया, OH हो गया, ये आपका क्या हो गया, H हो गया, ये आपका OH हो गया। ठीक है, ये आपका OH हो गया, ये आपका H हो गया। इसको जरा इधर कर देते 3, ये आपका H हो गया, ये आपका क्या हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6। तो कौन से 4 पर हो, 4 पर कौन हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका क्या हो गया, OH हो गया, ये आपका क्या हो गया, और इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा तो ये होगा CH2OH, और ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्लूकोपायराडोज की स्ट्रक्चर बन गई। फटाफट से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर आपका समाप्त होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्वेश्चन आपसे बन गया वही, अब वही क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं। अब बताओ, ये सिर्फ क्षार के साथ, किसके साथ बेटा, सिर्फ क्षार के साथ गुलाबी रंग नहीं देता है, क्यों। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज की जो चक्री संरचना होती है, इस चक्री संरचना में बेटा ओपन, ठीक है,
ओपन CHO ग्रुप नहीं पाया जाता। देखो कहां पर है भाई, इसमें CHO ग्रुप ही नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो जब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में ओपन CHO ग्रुप नहीं होगा तो सिर्फ क्षार ना तो अभिक्रिया कर पाएगा, ना ही बेटा सिर्फ क्षार अभिक्रिया कर पाएगा, और ना ही आपका अमोनिया अभिक्रिया कर पाएगा, और ना ही आपका सोडियम बाई सल्फाइड कर पाएगा। तो रीजन समझ गए क्या होता है? रीजन ये हो गया कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ओपन CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से सिर्फ क्षार गुलाबी रंग नहीं दे पाता है, NH3 अभिक्रिया करके योगात्मक उत्पाद, और सोडियम बाइसल्फाइड अभिक्रिया करके योगात्मक उत्पाद नहीं दे पाता है। समझ गए इसका रीजन? अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लेता है कि चलो भाई ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाया, क्योंकि रीजन क्या था? रीजन था कि इसमें ओपन CHO ग्रुप नहीं पाया जाता। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि HCN कैसे अभिक्रिया कर लेता है, Ag2O अभिक्रिया कैसे कर लेता है, 2CuO कैसे अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि भाई ये भी तो CHO ग्रुप से ही अभिक्रिया करते हैं। तो इसका मतलब रीजन बेटा ये है कि ये जो है आपके वो दुर्बल अभिकर्मक है। कैसे है बेटा? दुर्बल अभिकर्मक। तो दुर्बल अभिकर्मक जो होते हैं वो क्या करते हैं, और ये जो होते हैं वो होते हैं बेटा प्रबल अभिकर्मक। तो जो प्रबल अभिकर्मक होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसकी रिग को तोड़ देते हैं। जो प्रबल अभिकर्मक होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी रिग को भाई तोड़ देते हैं, और रिग को तोड़ करके क्या करते हैं, उसमें ओपन CHO ग्रुप जो होता है उसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही ओपन CHO ग्रुप क्रिएट करते हैं वो टैलेंट अभिकर्मक फेलिक बेलेन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं, जैसे आपका सिर्फ बेस हो गया, अमोनिया हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, ये बेटा जो होते हैं वो इसकी चक्रीय संरचना मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाते हैं। जब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो इसमें भाई ओपन CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, और जैसे ही ओपन CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा ये इसके साथ रिएक्ट नहीं हो पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, हमने क्या कहा फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने कहा बेटा कि HCl, ठीक, HCN और Ag2O एंड जो आपका 2CuO है ये इसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि ये भी CHO ग्रुप से ही रिएक्शन करते हैं। तो बात ये है, ये बेटा आपके स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या है, रिएक्टेंट है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट जो होते हैं वो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसको ब्रेक कर देते हैं। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसमें ओपन CHO ग्रुप क्रिएट होगा, और जैसे ही ओपन CHO ग्रुप क्रिएट होगा क्या होगा बेटा, ये इसके साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये जो होते हैं माइल्ड, भाई ये आपके बहुत ही क्या होते हैं, वीक रिएजेंट होते हैं। तो वीक रिएजेंट क्या करते हैं, इसकी साइक्लिक चेन को तोड़ नहीं पाते। जब ब्रेक नहीं कर पाएंगे साइक्लिक चेन को, ठीक है, तो उसमें ओपन CHO क्रिएट नहीं होगा। जब ओपन CHO क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, ये बेटा, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड से बेस और अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं हो पाएंगे। बात समझ गए? तो इस प्रकार से बेटा ग्लूकोज जो होता है वो बिल्कुल फिनिश होता है। अब अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आएंगे फ्रक्टोज, और तब तक के लिए भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। और अगर अच्छा लगे, ठीक है, अगर कुछ आपको लगे कि हाँ ऐसा सर में है, या सर मतलब हमको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वैसे मत करिए। ठीक है, बात समझ गए भाई? ये हम कोई घमंड के साथ नहीं कह रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप वीडियो देखेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके भाई क्या करेंगे? ठीक है, वो ऐसा सब्सक्राइबर जो वीडियो को नहीं देखेगा वो चैनल को क्या करेगा, ब्लो ले जाएगा। अब तो करेगा नहीं। बात समझ गए? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।